अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैपिक्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। आजकल टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी और किसी कंट्री की डेवलपमेंट का इन्हिसार उसके टेक्नोलॉजी पर होती है। जितनी ज़्यादा उस मुल्क की टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी वो मुल्क उतना ही ज़्यादा तरक्की करेगा और उसके लोग भी उतने ही ज़्यादा खुशहाल होंगे, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी में इजाफा होता है तो आपकी प्रोडक्शन लेवल भी इंक्रीज होती है और प्रोडक्शन लेवल के इंक्रीज होने से रेवेन्यूज में इजाफा होता है और रेवेन्यू के इजाफा होने से तमाम लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बूस्ट अप हो जाती है। इसी तरह से दुनिया के तमाम बड़ी कंपनीज ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपना रेवेन्यू इंक्रीज किया। बड़ी कंपनीज को देखने के बाद मीडियम साइज कंपनीज और स्मॉल कंपनीज ने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बाद अपना रेवेन्यू स्ट्रक्चर को बढ़ा दिया। इसके साथ प्रोडक्शन फैक्टर में भी काफी इंप्रूवमेंट आ चुकी और लोगों को बेहतर से बेहतरीन चीजों की फरावानी मुयस्सर हुई। अब इन तमाम टेक्नोलॉजीज में सबसे अहम टेक्नोलॉजी है ERP सिस्टम। ये सिस्टम क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये सिस्टम काम कैसे करता है, आज का हमारा टॉपिक भी यही होगा। कुछ ERP सिस्टम को आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा, कुछ आप जानते भी होंगे मार्केट में, जैसे क्विक बुक, पीचट्री, टैली और ओरेकल। इस तरह के बहुत से ERP सिस्टम मार्केट में मौजूद थे। तो ये ERP है क्या चीज, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या है, शॉर्ट ओवरव्यू आज हम डिस्कस करेंगे। आई एम उमैर शहजाद, CEO SAP ERP ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। लास्ट वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर आपकी प्रोफाइल क्या है, आपके पास इतना नॉलेज कहाँ से आया, आपकी फील्ड क्या है। तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी करवा दूंगा कि आपको ये पता हो कि जो आपका ट्रेनर है उसकी अपनी एक्सपर्टीज क्या है। देखिए, जो उस्ताद अगर क्वालिफाइड होगा तो वो अपने स्टूडेंट को भी क्वालिफाइड बनाएगा। जिंदगी में कामयाबी के लिए तालीम के साथ साथ प्रैक्टिकल काम आपके लिए इंतहाई अहम है। अगर आप प्रैक्टिकल काम नहीं करते तो जो तालीम है उसका मकसद खत्म हो जाएगा। तो तालीम के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल काम आपकी जिंदगी में कामयाबी की लहर पैदा कर देगा। मैंने MBA फाइनेंस किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मोर देन 10 years एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स, फाइनेंस, ERP सिस्टम। मैंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनी के साथ काफी प्रोजेक्ट्स परफॉर्म किए। मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में काफी काम किए, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काफी काम किए। तो उसके बाद ERP कंसल्टेंसी का काफी एक्सपीरियंस। मैं एजुकेशनल मेंबर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर USA का, प्रोफेशनल ट्रेनर मेंबर हूँ IMRTC USA। ये मेरी शॉर्ट प्रोफाइल है और मेरा जो एक्सपीरियंस वो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, ट्रेडिंग साइड पे, एजुकेशन साइड पे, ट्रेनिंग साइड पे और कंसल्टेंसी साइड पे है। तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स परफॉर्म करने के साथ साथ मैंने इस ट्रेनिंग को भी स्टार्ट किया ताकि मैं अपने नौजवानों को जो कंपनीज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ERP सिस्टम उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कंपनी को अच्छा एम्प्लॉय मिल सके और स्टूडेंट्स को अच्छी सैलरी पैकेज मिल सके। तो ये मेरा एक मकसद था जिसके अल्लाह तबारक तआला ने काफी मदद की इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में। ERP की डेफिनेशन से पहले हम एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करेंगे।
देखिए, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है उसके बैक एंड पे एक प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उस टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन की जाती है। ईआरपी से पहले कंपनी में वर्कफोर्स स्ट्रक्चर कैसा था और कंपनीज को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना था और उन मुश्किलात का सॉल्यूशन क्या था, पहले हम इस बात को डिस्कस करेंगे ताकि आपको यह पता चले कि ईआरपी की अहमियत क्या है, कंपनीज के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और अकाउंट्स के स्टूडेंट, फाइनेंस के स्टूडेंट्स, ऑडिट के स्टूडेंट्स, आईटी के, साइंस, आर्ट्स, इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ईआरपी सिस्टम की अहमियत क्या है। तो इस वीडियो को तमाम स्टूडेंट्स डीपली अंडरस्टैंड करें और इसको देखें कि ये है क्या चीज। देखो, ट्रेनिंग लेना या ना लेना ये अलग मैटर है, लेकिन एटलीस्ट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस है उसको अडॉप्ट करना इंतहाई जरूरी है। एटलीस्ट उसकी अवेयरनेस तो होनी चाहिए। तो पहले ये होता था, जब कस्टमर सेल्स डिपार्टमेंट को अपना ऑर्डर प्लेस करता तो सेल्स डिपार्टमेंट के पास उस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं होती थी कि भाई हमारे पास रॉ मटेरियल या फिनिश गुड कितना मौजूद है। सेल्स डिपार्टमेंट कंफर्म करता था अपने स्टोर या वेयर हाउस डिपार्टमेंट से हाउ मच स्टॉक यू हैव टू फुलफिल आवर कस्टमर्स ऑर्डर। तो वेयर हाउस कहता वी हैव नॉट स्टॉक एज कस्टमर डिमांड। तो उसके बाद वेयर हाउस डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को कंफर्म करता है कि आप वेंडर से परचेज ऑर्डर प्लेस करो ताकि हम अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकें। आप परचेज डिपार्टमेंट वेंडर को जब परचेज डिपार्टमेंट वेंडर को ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर उसके बाद वेयर हाउस को भी कंफर्म करते हैं कि हमने वेंडर को ऑर्डर प्लेस कर दिया। वेयर हाउस डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट को कंफर्म करता है कि हमने वेंडर को ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो वो हमें डिलीवर कर देगा, फिर हम अपने कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। तो वेंडर वेयर हाउस डिपार्टमेंट को शिप डिलीवर करेगा और इनवॉइस फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाएगी। अब यहां पे देखें कि ये कोई खास मैनेजमेंट वर्कफोर्स स्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि कस्टमर अभी तक पेंटिंग में है और यहाँ पे श्योरिटी नहीं है क्या वाकई जिससे मतलब जो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया उतना ही क्वांटिटी में कंपनी अपने कस्टमर को डिलीवर कर पाएगी। मे भी कस्टमर ने ऑर्डर दिया हो 10,000 यूनिट्स का और कंपनी अरेंज कर सके 8,000 यूनिट्स, तो फिर कस्टमर कहाँ जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट और टाइम के साथ साथ जो आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी उसको मेंटेन करना, नीड्स डिमांड को फुलफिल करना, ये बहुत से मसाइल थे। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप लोगों को पिज्जा चाहिए, आप स्टूडेंट से गेट टुगेदरिंग करते हैं, आप पार्टी करते हो, पार्टी के लिए आप पिज्जा हट के पास जाते हो कि भाई हमें 30 पिज्जा चाहिए, तो पिज्जा हट का सेल्समैन आपसे कहता है कि सर आप वेट करें, हम आपको 10 मिनट में 30 पिज्जे तैयार करके दे देंगे। तो 10 मिनट के आधे घंटे बाद वो आपसे कहता है कि सर हम तो जस्ट 20 पिज्जा आपके लिए अरेंज कर सके। तो आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाओगे। या आधे घंटे बाद ये हमें जॉब दे रहा है वो भी तकरीबन 20 पिज्जे के। तो यही सूरत हाल होती है कस्टमर की भी, कि कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी अपनी नीड होती है, उसकी अपनी मतलब के प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी अपनी जरूरियात होती हैं। अगर कस्टमर की जरूरियात पूरी ना हो सके तो कस्टमर कभी भी कंपनी के पास नहीं जाएगा। तो हर कंपनी की यही विश होती है, हर कंपनी का पहला एसओपी यही होता है कि टू रिटेन कस्टमर। देखिए, जब कस्टमर रिटेन होगा तो ही कंपनी की सेल्स रेवेन्यू में इजाफा होगा। जब कस्टमर नहीं होगा तो रेवेन्यू में इजाफा कहां से होगा। जब कंपनी का रेवेन्यू ही इंक्रीज नहीं होगा तो तमाम एक्सपेंसेस डाउन हो जाएंगे।
ये वो वजह थी, ये वो प्रॉब्लम था जो कंपनी से को बहुत ज्यादा एक हेडेक बन गया था कि अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें। तो इस प्रॉब्लम के लिए तमाम कंपनीज ने आपस में मशावरत की और आपस में नए से नए टेक्नोलॉजी के लिए काफी उन्होंने थिंक अपॉन किया। तो उसके बाद उन्होंने ईआरपी सिस्टम को मतलब इन्वेंट किया, जिसमें ओरेकल है, एसएपी, ये दुनिया के बहुत लार्जेस्ट ईआरपी सिस्टम वेंडर्स भी हैं। तो इन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की और आज कंपनीज बहुत ज्यादा बूम पे जा रही थी। ओके, अब जब ईआरपी इंप्लीमेंट हो चुका, उसके बाद वर्कफोर्स स्ट्रक्चर क्या था। आपने जो पिछली स्लाइड है ईआरपी बिफोर और ईआरपी आफ्टर, इसको आपने थोड़ा सा इसका जो डिफरेंस है वो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लें। अब ईआरपी के बाद कस्टमर सेल्स डिपार्टमेंट को ऑर्डर प्लेस करते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट अपने डेटाबेस सिस्टम के जरिए चेक करेगा कि हमारे पास इतना स्टॉक है या नहीं। अब डेटा अगर तो कंपनी के पास स्टॉक नहीं, तो डेटाबेस के जरिए परचेज डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि आप वेंडर को परचेज ऑर्डर प्लेस कर दो। तो वेंडर परचेज डिपार्टमेंट वेंडर को परचेज ऑर्डर प्लेस करेगा और वेंडर डिलीवर कर देगा वेयर हाउस डिपार्टमेंट को। वेयर हाउस डिपार्टमेंट जो उसने इन्वेंट्री रिसीव की होगी वो अपने सिस्टम में रिकॉर्ड करेगा, तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में चला जाएगा और वेंडर इनवॉइस सेंड करेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट को। अब यहाँ पे देखें, तमाम डिपार्टमेंट्स अपना जो ट्रांजैक्शन है वो खास डेटाबेस सिस्टम के जरिए परफॉर्म कर रही है, ताकि जब कोई डिपार्टमेंट कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करे, उस ट्रांजैक्शन से पहले डेटाबेस इंफॉर्मेशन ले ले कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट एंट्री पोस्ट करेगा डेटाबेस सिस्टम के जरिए। अब यहाँ पे डबल एरोस आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट अपना डेटाबेस में ऐड करेगा और वहां से जब डेटा लेगा तो उस डेटा में तमाम डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ERP, Enterprise Resource Planning, is integration of core business process to application and technology। यानी तमाम डिपार्टमेंट्स को यकजा कर देना एक खास सिस्टम और खास टेक्नोलॉजी के जरिए। अब ERP, व्हाट इज एंटरप्राइज, व्हाट इज रिसोर्स एंड व्हाट इज प्लानिंग, ये क्या है। एंटरप्राइज पूर्ण बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं और रिसोर्सेज कहते हैं सिक्स एम्स, जिसमें मनी, आपका मैन पावर, आपकी कंपनी की मशीनरी, मटेरियल, मार्केटिंग और मेथड्स, ये 6 रिसोर्सेज हैं जिनको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाता है। मनी, फंड्स जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको मैनेज करते हैं। मैन पावर, HR, देखें कोई भी HR डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट नहीं करता जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको अप्रूवल ना दे, क्योंकि फंड्स को मैनेज करना फाइनेंस डिपार्टमेंट की अवलीन तरजीहात में शामिल होते हैं। मशीनरी, फिक्स एसेट्स, कितनी हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, तो उस प्रोडक्शन कैपेसिटी के मुताबिक कंपनीज मशीनरी को सेटअप करती। मटेरियल की मैनेजमेंट करना। मार्केटिंग, कंपनी की जो एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग, कस्टमर को अट्रैक्ट करना। और मेथड्स टेक्नोलॉजी और जो प्रोडक्शन मेथड्स होते हैं ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। प्लानिंग में क्या आता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कौन से, मनी, मैन पावर, मशीनरी, मटेरियल, मार्केटिंग एंड मेथड्स। दिस इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग।
अब आपको ये समझ आ गया होगा ये एंटरप्राइज क्या है, रिसोर्सेज क्या हैं और प्लानिंग क्या है। अब ये जो एक स्केच है ना, इस स्केच को कंपनीज ने सिस्टम के मुताबिक डेवलप कर दिया। ये बेसिक लॉजिक थी, एक बैक एंड पे थीम था कि हमारा ईआरपी सिस्टम ऐसा हो कि हर चीज उसमें प्रॉपर्ली और स्टैंडर्डाइज उसकी मैनेजमेंट की जा सके, ताकि उसके अंदर फ्रॉड, मिस्टेक्स, एरर ये कम हो जाए। अब शॉर्ट स्ट्रक्चर ओवरव्यू ऑफ ईआरपी सिस्टम क्या होता है। कंपनी के अंदर सेल्स, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक, स्टोर, प्रोडक्शन, शॉप फ्लोर, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, QC, क्वालिटी कंट्रोल, ऑपरेशन, एडमिन, फाइनेंस, अकाउंट्स, ट्रेनिंग, IT, HR, बैंक, टैक्स, इंटरनल ऑडिट, मार्केटिंग और आपका प्रोजेक्ट, ये डिपार्टमेंट्स हैं। अब ये तमाम डिपार्टमेंट्स, जैसे कि आपने देखा था कि ERP एग्जांपल आफ्टर ERP सिस्टम, तो ये ERP सर्वर सिस्टम होते हैं यानी डेटाबेस, और इस डेटाबेस के अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स अपना अपना डेटा शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जरा अंडरस्टैंड करें कि डबल हेड्स एरो के डबल हेड्स एरो ये शो करते हैं कि कंपनी के तमाम डिपार्टमेंट्स अपना डेटा सर्वर सिस्टम ऐड करेंगे, और जब इनमें इस डेटाबेस में से कोई डेटा रिसीव करेगा तो उस डेटा में तमाम डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, इसका बेनिफिट क्या है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बेनिफिट क्या है, और स्टूडेंट फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या बेनिफिट है। हम स्टार्ट करते हैं सेल्स डिपार्टमेंट से। देखिए, सेल्स डिपार्टमेंट के पास जब कस्टमर आता है कि मुझे 20,000 यूनिट्स या 10,000 यूनिट्स चाहिए, तो सेल्स डिपार्टमेंट जब डेटाबेस में से डेटा कलेक्ट करेगा तो उस डेटाबेस में इंफॉर्मेशन होगी कि अभी कंपनी के पास फिनिश गुड कितना मौजूद है, वर्क इन प्रोसेस यानी प्रोडक्शन में या शॉप फ्लोर में कितना डेटा इन प्रोसेस है, कितना मटेरियल इन प्रोसेस है, हमारे पास फाइनेंस कितना मौजूद, हमारे पास लॉजिस्टिक के फैसिलिटी कितनी मौजूद, हमारे पास HR मैन पावर कितना मौजूद, हमारी नेट टेक्नोलॉजी कितनी मौजूद, क्वालिटी सिस्टम हमारा कितना स्ट्रॉन्ग। तो ये तमाम चीजें इसकी एनालिसिस होती है। उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट अपने कस्टमर को कंफर्म करते हैं। सेकंड एग्जांपल, फाइनेंस और अकाउंट, ये बहुत अहम डिपार्टमेंट्स होते हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई होती है। देखें, कोई भी डिपार्टमेंट फाइनेंस और अकाउंट्स की कंफर्मेशन के बिना ट्रांजैक्शन नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी हो, उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ पे होगा, स्टोर डिपार्टमेंट के पास। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो स्टोर डिपार्टमेंट परचेज से कहेगा कि आप वेंडर से परचेज ऑर्डर प्लेस करो रॉ मटेरियल के लिए। तो देखें, यहां पे जब प्रोडक्शन होनी है तो प्रोडक्शन किस बेस पे हो रही है, या सेल ऑर्डर की बेस पे या कंजप्शन बेस पे। सेल ऑर्डर की बेस पे अगर कस्टमर का 1,000 यूनिट्स हैं तो 1,000 यूनिट्स को फिल करने के लिए हम प्रोडक्शन करेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा कि भाई प्रोडक्शन ऑर्डर जो बना वो किस बेस पे बना, सेल्स की बेस पे, सेल ऑर्डर की बेस पे। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो उसको चाहिए नेट टेक्नोलॉजी, उसको चाहिए मैन पावर। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट HR को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा थ्रू ERP सिस्टम कि आप नई रिक्रूटिंग हायर करें। तो नई रिक्रूटमेंट के लिए फाइनेंस की जरूरत होगी, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा कि अगर तो हमारा सेल ऑर्डर ज्यादा है तो प्रोडक्शन भी वो उसको अप्रूवल देगा। उस प्रोडक्शन के लिए
HR की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको भी वो अप्रूवल करेगा। तो ये शॉर्ट स्ट्रक्चर है ERP सिस्टम के लिए। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजैक्शन है वो वेल मैनर, वेल प्लान और इफेक्टिव मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग होगी। अब इस सिस्टम में कोई एरर्स नहीं होंगे, कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी, कोई फ्रॉड नहीं होंगे, मतलब अगर होंगे तो बहुत माइनर से होंगे। और फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट चूंकि तमाम डिपार्टमेंट्स की ट्रांजैक्शन को सुपरवाइज करता है, तो फाइनेंस के लिए लाजमी है कि वो हर डिपार्टमेंट्स की जो वर्क स्ट्रक्चर उसको अंडरस्टैंड करे। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये नहीं मालूम कि प्रोक्योरमेंट क्या है तो उसको वो कैसे सुपरवाइज कर पाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये नहीं मालूम कि बिल और मटेरियल किस बेस पे तैयार किया जाता है, MRP किस बेस पे एग्जीक्यूट किया जाता है, तो वो कैसे मतलब इन डिपार्टमेंट्स की सुपरविजन करेगा। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट को यही नहीं कंफर्म कि क्वालिटी कंट्रोल के जो SOPs वो क्या हैं, तो नहीं उसको सुपरवाइज कर पाएगा। ये तमाम डिपार्टमेंट्स ट्रांजैक्शन कंपनीज की पॉलिसीज SOPs के मुताबिक डेवलप की जाती है। तो ये था शॉर्ट ओवरव्यू ERP सिस्टम का। उम्मीद है कि आपको इसमें से आज नई चीजें सीखने को मिली होंगी और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इंशाल्लाह SAP के ऊपर। हम SAP के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।